साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए विज्ञान एवं पर्यावरण एमपीपीएससी 2020-2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। यूनिट 7 का ये टॉपिक है। एक एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसको सॉल्व करके आएँ। ठीक है, साथ ही साथ यह जो वीडियो है ये सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी विज्ञान आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 31 की ओर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने आपको 20 प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के अंदर जाकर के वो वीडियो जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। देखिए, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम का अर्थ होता है जो आर्टिफिशियल यानी स्वयं के द्वारा बनाया गया हो, यानी प्राकृतिक ना हो। स्वयं के द्वारा बनाए गए किसी भी तंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है झील, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी एक्वेरियम या फिर ऑप्शन डी है वन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है? आइए देखते हैं इसका आंसर और आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सही आंसर सी यानी एक्वेरियम जो होता है उसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया, इसलिए वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। एक्वेरियम का अर्थ क्या है? तो जो मछलियां होती हैं, आपने देखा भी होगा कई कई घरों में जो है रखा रहता है, मछलियों को एक बॉक्स के अंदर पानी भर के रखा जाता है, तो वहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, क्योंकि मछलियों को खाना भी खिलाया जाता है। ठीक है, और मछलियाँ जो है अपना उत्पाद भी वहाँ पर उत्पादित करती हैं। सारी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पहली वीडियो में ही पूरा डिटेल में समझा दिया था। आइए देखते हैं। तो देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण मनुष्य स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है, इस कारण इसे मानव निर्मित परितंत्र भी कहते हैं। आपसे इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है, तो दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर मानव निर्मित परितंत्र एक ही बात होती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। चलिए, गंगा जल में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉलीफॉर्म जीवाणु, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ऑप्शन सी है फाइलोकोकस जीवाणु या फिर ऑप्शन डी है डिप्लोकोकस जीवाणु। तो कौन सा जीवाणु गंगा जल में पाया जाता है जिसकी वजह से गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं? आइए देखते हैं। सही आंसर है यानी कि कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से कभी भी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। चाहे आप कब कितने भी समय तक उसको अपने घर में बॉटल में बंद करके रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, यह अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? और बहुत से बच्चे इसे गलत करके आए थे। क्यों गलत करके आए थे आप भी समझिए। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी है कार्बन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, आप अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका सी यानी पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बहुत से बच्चे एनटीपीसी वाले वो कोयला लगा करके आए थे, क्योंकि उनके दिमाग में काला शब्द आते ही सीधे कोयला आया और सोना, उन्हें सोचा कि कोयला को ही काला सोना कहा जाता है क्योंकि बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, तो कोयला लगा करके आया थी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर था एक तरफ से। ठीक है, देखिए काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, आपको याद रखना है। यह एक गहरे काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है जिसे रिफाइनिंग तथा पृथक्करण द्वारा अलग अलग उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। देखिए कंफ्यूज क्यों हुए थे? कंफ्यूज इसलिए हुए थे कि पेट्रोलियम का नाम सुनते ही उनके दिमाग में पेट्रोल आया, और पेट्रोल कैसा होता है? हल्का भूरे या फिर पीले रंग का होता है। इस वजह से वो कंफ्यूज होकर के कोयला आंसर लगा करके आए थे। लेकिन जब आप पेट्रोलियम का जो कच्चा उत्पाद होता है उसको जब आप प्राप्त करेंगे तो गहरे काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है, फिर उसको पृथक्करण और रिफाइनिंग के द्वारा अलग अलग उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। उसी से गैसोलीन प्राप्त होता है, उसी से आपका पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, अलग अलग ताप पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दलदली सेल, ऑप्शन बी है आग्नेय सेल, ऑप्शन सी अवसादी सेल या फिर ऑप्शन डी है रूपांतरित सेल। तो किस प्रकार की सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी यानी कि अवसादी सेलों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अब सर ये अवसादी सेलें क्या होती हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, खनिज तेल पेट्रोलियम अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, हम आपको बताते हैं। देखिए किस तरह की अवसादी सेल होती हैं। देखिए बहुत पहले, बहुत समय पहले की बात है, जब मतलब डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, हमारे समय की बात है। ठीक है, तो डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, तो फिर धीरे धीरे डायनासोर वगैरह मरने लगे। ठीक है, तो जब डायनासोर मर गए फिर बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे उसी हिसाब से पेड़ पौधे भी हुआ करते थे बड़े बड़े। तो वो सारे पेड़ पौधे जब गिर गए तो ज़मीन के अंदर जाते गए, अंदर जाते गए। अब उनके ऊपर क्या हुआ, परतें बिछती चली गई, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत, मिट्टी की परत और धूल
मतलब कंकड़ वंकड़ की परत बिछती चली गई, तो फिर क्या हुआ, वो नीचे पहुंच करके उनने क्या, उसमें क्या हुआ, क्रियाएं शुरू हुई, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, पेट्रोलियम का उत्पाद हो गया। तो पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म उत्पाद होता है, समझे। जीवाश्म का अर्थ समझ गए कि जब चीज़ें नीचे दब जाती हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो फिर वहाँ से जीवाश्म का उत्पादन होता है और वहाँ से फिर आपका कच्चा तेल जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, ठीक है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें नीचे दबी हैं उसे अवसाद कहते हैं, और उसके ऊपर परत दर परत बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आज आपको हम ऐसे याद करा देंगे कि बिल्कुल आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी सभी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, कौन कौन सा जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। देखिए विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, WBC, बस 3 शब्द आपको याद रखने हैं। और W का अर्थ हो गया वाटर, BC का अर्थ हो गया विटामिन बी, और विटामिन सी, यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी, और विटामिन सी जो है वो वाटर में घुलनशील है, बाकी सभी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। बस कीड़ा बीड़ा आप उनको याद नहीं करना है, वो सब पुरानी ट्रिक होगी, कीड़ा याद करो और फिर ऐसे वैसे, वो सब उनको नहीं याद करना। बस 3 शब्द आपको याद रखना है, WBC। W का अर्थ हो गया वाटर और BC दोनों विटामिन हो गए, बस याद हो गया। इसको छोड़ करके बाकी सभी जो होंगे वसा में घुलनशील होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हजामत सेविंग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है बेलनाकार दर्पण, या फिर ऑप्शन डी है समतल दर्पण। आइए आंसर देखते हैं, फिर इसकी भी एक ट्रिक बताएंगे आपको, व्यवहारिक ट्रिक बताएंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सही आंसर है बी, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसे हजामत या फिर सेविंग बनाने के यूज में लिया जाता है। देखिए लोग अवतल और उत्तल दर्पण में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इस तरह का होता है दिमाग पे। याद रखिए, देखिए हजामत करने के बाद में अगर आप शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो क्या कहेंगे, आहा क्या चेहरा दिख रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आहा। अब वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए, आहा में पहला शब्द क्या है, आ, और अवतल दर्पण में पहला शब्द क्या है, आ। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत या फिर सेविंग बनाने के लिए किया जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको कितना भी एग्जाम का प्रेशर रहे आपको कभी भूलने नहीं देगी, यानी आ से आहा और आ से अवतल दर्पण। हजामत बनाएंगे, जब हम सेविंग बनाएंगे तो चेहरा अपना देखेंगे, कहेंगे आहा क्या चेहरा दिख रहा है, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग हमेशा हजामत या फिर सेविंग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का चिकना भाग अंदर की तरफ होता है और खुदरा भाग बाहर की ओर होता है। इसके अन्य प्रयोग कौन कौन से हैं, तो दांत के डॉक्टर, गाड़ी की हेडलाइट, सोलर, टार्च लाइट में इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है क्या कहलाता है। यानी वस्तु जो होती है, जो दूर रखी वस्तु होती है वो तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन निकट रखी हुई वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है, तो ऐसे विकार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है कॉर्निया दोष, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष, या फिर ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है, और अगर आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। यानी उल्टा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है। व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। चलिए इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाँ वही आहा वाले लेंस का, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। चलिए प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है सुदूर संवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं इसे, का अर्थ निम्न में से क्या है। यानी सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का अर्थ इनमें से क्या है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका यह प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाने वाली है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है टीवी रिमोट का उपयोग करना, ऑप्शन बी है दूर से सूचना एकत्रित करना, ऑप्शन सी है आसपास से सूचना एकत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी है दूरस्थ स्थानों को जाना। आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी दूर से सूचना एकत्रित करना जो होता है वो आपका रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का सही अर्थ होता है। देखिए सुदूर संवेदन का अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में सूचना एकत्रित करना। अब देखिए सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं, ऊपर जाकर के अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, और वो पृथ्वी के डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं है, पृथ्वी से दूर हैं और सारी चीज़ें की जो जानकारी है वो हमको दे रहे हैं, जैसे सैटेलाइट होते हैं। तो इसी तरह आप याद कर सकते हैं कि सुदूर संवेदन का अर्थ होता है किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना पूरी जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। देखिए पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है।
ऑप्शन है स्पुतनिक, ऑप्शन बी है वोस्टक, ऑप्शन सी है सोयूज, या फिर ऑप्शन डी है अपोलो। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो, ठीक है। इतना डिस्क्राइब में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है भाई इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम शब्द दिमाग में आते ही आपके दिमाग में एक शब्द आ जाना चाहिए, आर्टिफिशियल, यानी जिसको मनुष्य ने स्वयं बनाया है, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह पहला कौन सा है? ऑप्शन आपने देख लिया, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्पुतनिक नाम का जो उपग्रह है वो पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। अब ये स्पुतनिक उपग्रह कब छोड़ा गया था, किसने छोड़ा था, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, रूस द्वारा प्रथम प्रमोचित उपग्रह स्पुतनिक था, यानी प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक, जिसे रूस ने बनाया था। इसे एलिमेट्री उपग्रह 1 भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यह पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। तो कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? सिट्रस फल ऐसे फल होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फल में मौजूद होता है। पर्याप्त मात्रा में सिट्रस फल में विटामिन सी मौजूद होता है। सिट्रस का अर्थ याद रखिए, खट्टे फलों को सिट्रस फल कहा जाता है। पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सिट्रस फल का अर्थ है खतरा, सिट्रस का अर्थ है खट्टा, अतः यह विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों को सिट्रस फल कहा जाता है, ठीक है। तो आंवला में सबसे ज़्यादा सिट्रस पाया जाता है, विटामिन सी का सबसे सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? आंवला है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नींबू, संतरा, मौसमी में भी सिट्रस नामक जो यौगिक पाया जाता है। इसी वजह से विटामिन सी की जो पर्याप्त मात्रा होती है इन सिट्रस फलों में, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, वो सारी चीज़ें हम ऐसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण है आपके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना, क्योंकि वीडियो हम जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सुबह हमने करंट अफेयर की एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक करंट अफेयर की वीडियो डाली है, जिसमें हम हेडलाइंस जो है 1 मिनट के अंदर आपको लगभग 8 से 10 करंट अफेयर की न्यूज़ बता देते हैं, हल्की फुल्की डिटेल के साथ में। तो क्या आपको वो वीडियो पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।